हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। तो चलिए हम लोग इस बहुत ही रोमांटिक पोम को समझते हैं। Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग को बताता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है। डिस्पेयर का मतलब होपलेसनेस है, सैडनेस है, उदासी जिसको बोलते हैं हम लोग। और रैम्पर्ट्स का मतलब है द हाई वाइड वॉल्स अराउंड अ कैसल और फोर्ट। मतलब किसी किले की जो दीवार होती है जो चारों तरफ से उसको सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम लोग रैम्पर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे रैम्पर्ट्स, यहाँ पे एनी की बालों को कहा गया है, प्रोटेक्टिव वॉल्स के जैसा उसको बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टैंजा के मीनिंग को समझते हैं, राइटर क्या कहना चाहते हैं। द पोम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एनी ग्रेगरी। बेसिकली दोस्तों ये जो पोम है ना, पोएट के बीच में और एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एनी ग्रेगरी, उन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत हो रही है। और उस बातचीत में पोएट ये जो ऊपर का जो स्टैंजा है जो मैंने अभी पढ़ा जस्ट 6 लाइन्स वो कहते हैं। वो बेसिकली उनका कहना ये है कि इफ शी फाइंड्स अ यंग बॉय, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक यंग लड़का मिलता है हु बिकम सैड बिकॉज ऑफ हर रिजेक्शन, इट डजंट मीन दैट ही वाज अ ट्रू लवर। कहता है कि अगर वो यंग लड़का अगर सैड हो जाता है तुम्हारे रिजेक्शन के कारण, अगर तुम रिजेक्ट कर देती हो और वो अगर सैड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ट्रू लवर था, मतलब एक सच्चा प्रेमी था तुम्हारा। वो कहते हैं कि he could have been in love with her because of her beautiful yellow hair which falls on her ears and seemingly protects them just like a boundary walls protects the fort। पोएट मतलब उस लड़की से कॉन्वर्सेशन में बातचीत के दौरान कहते हैं कि हो सकता है कि वो लड़का तुमसे प्यार इस वजह से करता हो कि तुम्हारे जो हेयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम हनी कलर्ड के जैसे येलो है, उसको बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो दो तुम्हारे बाल है तुम्हारे कानों को ढके रहते हैं, ऐसा मानो कि जैसे कि एक फोर्ट को, एक किले को जिस तरह उसका वॉल प्रोटेक्ट करता है, ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे बाल जो है ना तुम्हारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस बाल की खूबसूरती की वजह से शायद वो तुमसे प्यार करता हो, वो ऐसा कहना चाहते हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि दैट द बॉय माइट बी इन लव विद हर बिकॉज़ ऑफ हर अट्रैक्टिव लुक्स। मतलब बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि तुम्हें जो लगता है कि तुम्हें वो लड़का बहुत प्यार करता है, तो एक्चुअल में वो तुम्हारे गुड क्वालिटीज और तुम्हारे इनर क्वालिटीज को देखकर शायद प्यार नहीं करता। तुम्हारा जो आउटर लुक्स है, तुम्हारा जो अट्रैक्टिव लुक है, मतलब तुम जितनी सुंदर दिखती हो, तुम्हारे बाल इतने सुंदर दिखते हैं, शायद इस वजह से वो तुमसे प्यार करता है। मतलब सीधा सीधा वो कहना चाहते हैं कि तुमसे वो सच्चा प्यार नहीं करता है। He says that a true lover will be the one who will love her for her inner qualities। वो कहते हैं सच्चा प्रेमी वही होता है जो आपकी इनर क्वालिटीज, मतलब कि आपके अंदर कितने गुण हैं, उन गुणों को देखकर प्यार करता हो। एंड नॉट हर लुक्स, यानी कि रूप को, मतलब बाहरी लुक को देखकर अगर कोई प्यार करता है तो फिर वो सच्चा प्रेमी नहीं होता। तो तुम्हें जो लगता है कि तुम जिसको रिजेक्ट कर दी और वो सैड हो गया तो वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा वो कहते हैं उस कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में उस लड़की से यानी एनी से। चलिए हम लोग अगला स्टैंजा को देखते हैं। अब एनी यहां पे रिप्लाई करती हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। एनी यहां पे कहती हैं कि ठीक है तुम सही कह रहे हो। एनी सीम्स टू बी सपोर्टिंग हिज स्टेटमेंट। मतलब एनी की इस आंसर से पता चलता है कि वो सपोर्ट कर रही हैं ऑथर की बातों को। और रिप्लाइज, और वो जवाब देती हैं दैट शी हैज अ नाइस सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। बोली तब तो मेरे पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, हल है। वो कहती हैं कि शी कैन चेंज द कलर ऑफ हर हेयर एंड डाई इट ब्लैक। वो कहती है ना कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने हेयर का कलर को ही बदल देती हूँ, रंग रंग बदल देती हूँ उसका, और डाई करा लेती हूँ, और डाई कराकर जो मेरा हनी कलर्ड हेयर है वो उसको मैं बदल कर ब्लैक करा लेती हूँ, या ब्राउन करवा लेती हूँ, या कैरट के कलर का करवा लेती हूँ। देन मे बी शी विल फाइंड द यंग मैन हु विल लव हर इनर ब्यूटी एंड नॉट हर अपीयरेंस। तो हो सकता है कि उस वक्त मुझे एक सच्चा प्रेमी मिल जाए जो मेरे अब बालों को देखकर और मेरे लुक को देखकर मुझसे प्यार ना करे, बल्कि मेरे इनर क्वालिटीज को देखकर प्यार करे, मेरे अपीयरेंस को, मतलब मेरे बाहरी रूप को देखकर प्यार नहीं करे।
She wants to tell the speaker that anyone falling in love with her must see the actual person behind the beauty. मतलब एनी ये कहना चाहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा प्रेमी ऐसा हो, जो जो भी मुझसे प्यार करना चाहता हो, उसको एक्चुअली देखना चाहिए मेरे अंदर का इंसान कैसा है इस ब्यूटी के पीछे, तो मेरी उस क्वालिटी को देखकर प्यार करे। अब चलिए हम लोग अगले स्टैंजा में चलते हैं। अब यहां पर एनी की इन सारी बातों को सुनकर नैरेटर जो है, मीन्स पोएट जो है, वो फिर से बोलते हैं कुछ। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग को समझ लीजिए। येस्टर नाइट का मतलब है द लास्ट नाइट, पिछली रात, कल रात जिसको हम लोग बोलते हैं। और डिक्लेयर का मतलब यहाँ पे एक कहा। और टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे एक बुक है, एक टर्म है, और अदर सेट ऑफ राइटिंग्स मतलब एक किताब, विशेषकर धार्मिक किताब को हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट कहा गया है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट रिप्लाइज टू एनीज व्यू पॉइंट अबाउट फाइंडिंग ट्रू लव। जैसा कि इसके पहले स्टैंजा में एनी ने बताया कि ट्रू लव को फाइंड करने के लिए वो क्या करेगी, अपने बाल का कलर जो है चेंज करवा लेगी, तो शायद उससे उसको सच्चा प्रेमी उसे मिल जाए। तो इस पर यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम्हारा जो भी व्यू पॉइंट है अबाउट फाइंडिंग ट्रू लव, यानी सच्चा प्यार को पाने के लिए जो भी तुम्हारा विचार है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। He says that he had heard an old religious man. वो कहते हैं कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना है, मतलब कोई साधु जैसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति से कहते हुए सुना है कि that he could prove a fact with a book or some recorded writings. वो कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति था या साधु जैसा व्यक्ति था, वो कह रहा था कि वह एक बात को साबित कर सकता है क्योंकि उसके पास एक बुक है और कुछ रिकॉर्डेड राइटिंग्स है, जिससे जो उस बुक में जो लिखी गई है वो बात उसमें कही गई है दैट इट इज ओनली गॉड हु लव्स अस फॉर व्हाट वी आर। मतलब उस किताब में लिखा गया है कि इंसान से सच्चा प्यार सिर्फ भगवान ही करते हैं। मतलब हम जिस रूप में हैं, जैसा काम करते हैं, उसके अनुसार भगवान ही सिर्फ इंसानों से सच्चा प्यार करते हैं। एंड नॉट हाउ वी लुक, मीन्स भगवान जब हमें प्यार करते हैं तो हम किस तरह दिखते हैं उस आधार पर वो हमसे प्यार नहीं करते, हमारी गुणों के आधार पर वो हमें प्यार करते हैं। हम कैसे इंसान हैं उनके आधार पर भगवान हमें प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। He loves us for our, वो कहते हैं He loves for us for our inner qualities, मतलब भगवान ही जो है हमारे अंदर की क्वालिटीज को देखकर हमसे सच्चा प्यार करते हैं। एंड नॉट फॉर आर एक्सटर्नल अपीयरेंस, और बाहरी रूप को देखकर भगवान हमसे सच्चा प्यार नहीं करते। मतलब बेसिकली इस लाइन में ऑथर ये बताना चाहते हैं इस स्टैंजा में कि आपकी इनर क्वालिटीज को देखकर प्यार करने वाला सच्चा इंसान शायद आपको लाइफ में कभी ना मिले। अगर कोई आपसे प्यार करता है और आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप भी उसके अपीयरेंस से, आउटर अपीयरेंस से आप अट्रैक्टेड है और वो भी उसके आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्टेड है। यानी कि कुछ ना कुछ जो आउटर एक्सपीरियंस में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है एक दूसरे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसकी वजह से एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं। अंदर का इंसान कैसा है उसके आधार पर शायद बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो सच्चा प्यार कर पाते हैं। इस पोम का मैसेज तो बिल्कुल यही है। चलिए दोस्तों, बस 1 मिनट में आप फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, मतलब बिना लाइक और एज किए हुए डायरेक्ट जब कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइक थिंग्स का, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर का यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब है एनीज हेयर इज कंपेयर टू द रैम्पर्ट्स ऑफ अ फोर्ट, मतलब एनी के बाल जिस तरह उसको प्रोटेक्ट करते हैं उनके ईयर्स को, ऐसा लगता है जिस तरह ठीक किले की दीवार जो है किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। अब चलते हैं हम लोग एलिट्रेशन पे। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि सेट, सच में आप देखेंगे एस और एच साउंड रिपीट हो रहा है, सो इसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। और योर और येलो में वाई वाई को मैंने हाईलाइट किया है, सो ये दोनों रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, सो ये एलिट्रेशन है। एनाफोरा,
रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे कि आप देखेंगे जब कोई लाइन डैट डैट से शुरू हो रहा है, डैट ही, फिर डैट ओनली गॉड, यानी कि जब सेम वर्ड से कोई दूसरी लाइन शुरू हो जाती है या तीसरी लाइन शुरू हो जाती है, कंसेक्यूटिव लाइंस, तो ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। अब राइम स्कीम एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम या स्टैंजा, तो आप कह सकते हैं कि राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी बी डी बी। कैसे? क्योंकि स्टैंजा 1 का आप देखेंगे लास्ट वर्ड मैन है, तो मैन को हमने ए मान लिया, डिस्पेयर को बी मान लिया, कलर को मैंने सी मान लिया, ईयर जो है बी मान लिया, क्योंकि डिस्पेयर और ईयर जो है राइम कर रहा है, तो डिस्पेयर बी था इसलिए ईयर भी बी हो गया। अलोन जो है वो डी हो गया और हेयर जो है बी हो गया, क्योंकि हेयर, ईयर और डिस्पेयर जो है राइम कर रहे हैं। सो इसका स्कीम फाइनली बनता है ए बी सी बी डी बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है और मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डाल दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाल दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।